बीच में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी अपडेट किया था कि देखिए, जो चाइना है वो लगातार 2024 के ईयर में भी और अभी भी 2025 में भी गोल्ड को लगातार बाय कर रहा है। ठीक है। तो फिजिकल डिमांड बनी हुई है। अगर फिजिकल डिमांड किसी भी कमोडिटी की बनती है तो वो कमोडिटी फिर आसानी से नीचे नहीं आते हैं उसके प्राइसेस, ये बात फैक्ट है। इसके अलावा टैरिफ लगाने से भी ये चीज हुई। टैरिफ लगाने से ये चीज इसीलिए हुई क्योंकि देखिए होगा क्या कि ट्रंप ने सीधा टैरिफ लगा दिया है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए हर कंट्री पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। आज इंडिया में भी बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी भी इंडिया को भी कई ऐसे सामान है जो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो हैवी मशीनरी हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, क्रूड ऑयल हो, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो देखिए कोई भी कंट्री अपने आप में पूरी तरीके से 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली टैरिफ लगाया है तो कनाडा जो चीजें भेजता है यूएस को, मैक्सिको जो चीजें भेजता है यूएस को, कुछ गुड ऐसे होंगे जो यूएस में नहीं बनते हैं। ठीक है। तो जब नहीं बनेंगे, होगा क्या कि डिमांड अगर बनी हुई है तो महंगा भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज है जो यूएस में बनती ही नहीं है, आती वो कनाडा या मैक्सिको से ही है, तो टैरिफ लगने के बाद भी लोग वहां पे उसको महंगा खरीदेंगे। महंगा खरीदेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती है। और सीधा सा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो कमोडिटी पे पड़ता है कि अगर डॉलर की वैल्यू गिर रही है तो क्या होगा, सीधा सिंपल सा साइमल्टेनियसली जो इफेक्ट है वो गुड पे आता है। तो टैरिफ आप लगा रहे हैं ना, उसके पहले आपको तैयारी ये करनी चाहिए कि ये टैरिफ हम कहाँ से इसकी भरपाई कर पाएंगे। मतलब अगर कोई सामान हमारे पास में नहीं है तो क्या कोई अल्टरनेट हमने किसी और कंट्री से ढूंढा है या नहीं ढूंढा है, वो एक देखने वाली बात है। तो ट्रम्प ने सबसे पहला काम ये कर दिया, और जैसे ही किया उसके बाद में फिर और, वैसे भी जब से ट्रम्प आया तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रम्प ने क्लियर जैसे ही चाइना पे इम्पोज किया टैरिफ 10%, उसके बाद में ये भी बोला कि आई विल इम्पोज 100% टैरिफ ऑन ऑल ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है। अब ब्रिक्स ऑब्वियसली बहुत ही नजरों में था, जब जो बाइडेन था तब उनकी नजरों में भी था, क्योंकि देखिए ब्रिक्स स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज है। इन 5 कंट्रीज से मिलकर नाम बना था ब्रिक्स। ठीक है। लेकिन काफी टाइम से जब ये संगठन चलता आ रहा है तो इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। और स्पेशली इसकी पॉपुलैरिटी तब ज्यादा बढ़ी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और रशिया के ऊपर जो दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए, और उसके बाद में देखा गया है कि पूरा वेस्ट जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया है और रशिया को एक तरफा कर दिया है। तो बाकी कंट्रीज ने देख लिया कि देखिए कब कौन किसका कितना साथ दे सकता है, तो वहां से फिर ब्रिक्स जो है उसका एक्सपांशन हुआ। लास्ट ईयर ब्रिक्स में एक्सपांड हुई कंट्रीज है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपांड हुई। देखिए ब्राजील तो पहले से था, साउथ अफ्रीका पहले से था, इथियोपिया नया ऐड हुआ है, इजिप्ट नया ऐड हुआ है, यूएई ऐड हो चुका है, ईरान ऐड हो चुका है, और साथ में इंडोनेशिया। और ये सारी भी कंट्रीज अगर आप देखें तो लगभग एक या दो कंट्री को छोड़ दो तो बाकी सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है। ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि ट्रम्प को ये चुभने लगा है, क्यों? क्योंकि पिछले साल अगर आपको याद हो तो जब ब्रिक्स समिट हुआ था तब ये बात निकल के आई थी कि ब्रिक्स करेंसी भी आ रही है। और उसका एक ये भी था कि ब्रिक्स अपना या तो करेंसी लेकर आ रहा है, या फिर ब्रिक्स का एक पूरा अलग से बैंक आ रहा है, या फिर ब्रिक्स का एक क्रिप्टो आ रहा है। मतलब ये खबरें आई थी, कोई इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ काम नहीं हुआ था। तो ये जब खबरें आई थी, ट्रम्प तब से ही उस पर नजर लगा के बैठा था, और अभी ये बात बोली है कि ये चीज करेगा। तो अगर देखा जाए तो रशिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रशिया तो वैसे भी डॉलर यूज ही नहीं कर रहा है, वो तो इससे वैसे ही बाहर है। फर्क किस पे पड़ेगा सबसे ज्यादा? तो चाइना पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा मार्केट जो है वो यूएस का है। ठीक है। चाइना अपना माल सामान बेचता है यूएस में। चाइना के लिए ये नुकसान है। इंडिया इंडिया के लिए भी देखिए देखा जाए तो नुकसान है, अगर ये बात सही है कि वो ब्रिक्स कंट्री पे अगर टैरिफ लगाता है तो। लेकिन अभी बात करी, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो लगाएगा लगाएगा। लेकिन ये जो ट्वीट किया, इस कारण से लोग इसको सीरियसली लेने लग गए कि देखिए ये ट्वीट में उसकी भाषा जो है आप देख सकते हैं, काफी रफ लैंग्वेज यूज करी है। उसने क्लियर बोला है कि द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। यानी हम खड़े खड़े देखेंगे
और कुछ करेंगे नहीं, ये खत्म हो गया है, वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज। देखिए इस शब्द पे गौर करिएगा, हॉस्टाइल कंट्रीज। हॉस्टाइल कंट्रीज का मतलब क्या है? देखिए हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी को डरा धमका देते हैं ना, तो वो हॉस्टाइल कहलाता है। कि दिस मैन इज हॉस्टाइल, मतलब ये डरा हुआ आदमी है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि रशिया या चाइना ने मिलकर बाकी ब्रिक्स की कंट्रीज को डरा धमका दिया है, ठीक है, दैट दे विल नाइदर क्रिएट अ न्यू ब्रिक्स करेंसी नॉर बैक बाय एनी करेंसी टू रिप्लेस द माइटी यूएस डॉलर। देखिए ये शब्द भी गौर करिएगा, माइटी यूएस डॉलर। माइटी का क्या मतलब है? मतलब माइटी मतलब एक बहुत बड़ी चीज पे इन्होंने ध्यान दिया है कि ये इतना बड़ा हो चुका है यूएस डॉलर। मतलब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अपने आप में खराब है। इसीलिए इस ट्वीट को लोग ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प ने किया। ऑब्वियसली ट्रम्प कई बार इस तरह की चीजें करते हैं। और उसने क्लियर बोला है कि मुझे या तो रिटर्न में आप अश्योरेंस दो, नहीं दिया तो फिर 100% टैरिफ आप झेलो, और वरना ब्रिक्स जो है उसको मैं खत्म कर दूंगा। ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड और एनीवेयर एल्स, एंड एनी कंट्री दैट ट्राई शुड से हेलो टू टैरिफ एंड गुड बाय टू अमेरिका। अगर किसी ने इस तरह की बात करी तो अमेरिका का मार्केट आप भूल जाओ, टैरिफ आप झेल दो। ये चीज हो गई। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कई बार जैसे अब ट्रम्प, अगर पिछले बार की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रम्प पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे तब इतना कुछ पता नहीं था, ठीक है, कि कैसे होता है क्या होता है। क्योंकि देखिए जब पहली बार इंसान अगर कभी कोई इतने बड़े पद पे बैठता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसकी एक्चुअल पावर क्या है और उसको करना क्या है और कैसे करना है। देखिए मेन चीज वही होती है कि अगर आप कभी भी पीएम या कोई प्रेसिडेंट की पोजीशन पे पहुंचते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पोजीशन की पावर क्या है। ट्रम्प को लास्ट टाइम ये पता नहीं था, और जब पता लगने लगा तब तक तो उसका टर्म खत्म हो चुका था। इस बार वो पहले से ही चार जो क्या है उसे पता है कि ये कैसे करना है क्या करना है, तो आते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था 20 जनवरी को, उसी दिन उन्होंने 20 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए थे। उसी दिन, फर्स्ट डे, 20 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए थे, और वहां से इनलीगल इमिग्रेंट्स पे हमला शुरू हो चुका था, और इनलीगल इमिग्रेंट्स को वो हटाना भी चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ट्रम्प उसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से लेते हैं। ट्रम्प का जो तरीका है वो अग्रेसिव है। वो बात अलग है कि कई बार ट्रम्प जो बोल देता है बाद में खुद पलटता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर चीज को हम सीरियसली लेना चाहिए ट्रम्प को लेके। इसीलिए देखिए फिलहाल पहले ये प्लान में नहीं था, लेकिन जब मोदी जी की बात हुआ फोन पे, तो उसको ये कहा गया कि हो सकता है फरवरी 10 या 11 को मोदी जी जाएंगे। अब क्यों जाएंगे? तो देखिए मोदी जी इसीलिए जाएंगे केवल इंडिया का पक्ष रखने के लिए, कि आप जो बोल रहे हो यूएस उसके साथ में है, यूएस के हम साथ में है, किन चीजों पर हम साथ में बात कर सकते हैं उस पर बात होगी। मतलब कुल मिला के समझाने के हिसाब से जा रहे हैं कि भाई देखिए ये सारी चीजें इस तरह से नहीं चलती है। एक दूसरे की हेल्प से ही कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है, अगर आमने सामने की बात आ जाए। क्योंकि देखिए यूएस ने ऑलरेडी, अगर हम बात करते हैं चाइना के खिलाफ, तो क्योंकि जैसे रिलेशन इंडिया और यूएस के हैं वैसे चाइना और यूएस के रिलेशन नहीं है। अगर चाइना के खिलाफ अगर यूएस को खड़ा होना है तो उसको इंडिया की हेल्प लगेगी। बिना इंडिया की हेल्प के वो आगे खड़ा नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली यूएस कहीं ना कहीं इस चीज को भी जानता है। तो यही चीजें बताने के लिए कि किन किन मुद्दों पर, किन किन एरिया और किन किन सेक्टर्स पे कोऑपरेशन हो सकता है, उस पर बात करने के लिए ये पीएम मोदी भी वहां जाने वाले हैं ये फरवरी के अंदर। तो देखिए चीजें बहुत सारी होंगी। ट्रम्प अपनी तरफ से बहुत सही चीजें कर रहे हैं जो उनकी कंट्री के लिए सही है। इनलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना हो, चाहे चाहे टैरिफ वॉर हो। टैरिफ वॉर का मतलब यही है कि देखिए कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो यही चाहेगा कि उसकी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस हो, मतलब पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस हो, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस ना हो। मैक्सिको के साथ में भी यूएस का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है, मतलब मैक्सिको एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है यूएस से। सेम कनाडा का है और सेम चाइना का भी है। इवन इंडिया का भी सेम है। इंडिया भी अगर यूएस को एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, यूएस का इंपोर्ट इंडिया को कम होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी सारा इस तरीके से काम करती है। अपनी कंट्री के लिए वो सही कर रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर वो टैरिफ लगाएगा तो हमारी यहाँ की कंपनीज जो है उसको प्रॉब्लम होगी, तो इंडिया का बिजनेस भी इफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए दुनिया में हर कंट्री चाहती है कि उसे यूएस मार्केट का एक्सेस मिले।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बात करते हैं, देखिए ट्रम्प ने जो बोला वो तो ठीक है, वो आगे चलता रहेगा। और अब ट्रम्प आ चुका है तो सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए मार्केट में धमाके होते रहते हैं, क्योंकि ट्रम्प का पिछला कार्यकाल मुझे अच्छी तरह याद है। ट्रम्प कुछ नहीं तो एक ट्वीट करके भी मार्केट को ऊपर नीचे कर देते थे, तो अभी ये फिर वापस से शुरू होगा। बात करते हैं गोल्ड की। देखिए गोल्ड ने पिछले फ्राइडे जो है एक नया हाई क्रिएट कर दिया, लगभग 2816 का एक मार्क क्रिएट कर दिया, जो अपने आप में हिस्टोरिकल है। फिलहाल अभी तक 2800 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ था, लेकिन अब वो भी हो चुका है। ठीक है, अब फेड का पॉलिसी डिसीजन, देखिए सबसे पहला जो रीजन है ना, वो था फेड का पॉलिसी डिसीजन। अब देखिए मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी ये अपडेट किया था, चाहे वो ट्विटर हो, सॉरी, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वहां पर एक आर्टिकल डाला था और बताया था कि देखिए इस बार पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम बनी रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अब उसके पीछे रीजन क्या था? देखिए उसके पीछे रीजन दो थे। पहला रीजन कि जिस दिन इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ था उसके एक वीक या 8 दिन पहले ही ट्रंप ने शपथ ली थी। ऑब्वियसली पहला जो प्रेसिडेंट होता है, पहले वो बैठने के बाद में जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशंस है पहले वो उसको समझेगा, उसके बाद वो अपने गवर्नर को या कोई सलाह देगा कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए उसको होल्ड पे रखा गया था। दूसरा, गवर्नर ने भी ये चीज क्यों नहीं करी, चाहे वो जेरेमी पावेल हो, उन्होंने भी अप एंड डाउन क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन देखिए। अभी जैसे लास्ट 2 दिन पहले की बात मैंने आपको बताई कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे। अगर यही चीज काफी और कंट्रीज में होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली फेडरल की जो पॉलिसी है उस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये चीजें सीधा मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इफेक्ट डालेगी। तो अगर ये चीजें सीधा मॉनेटरी पॉलिसी पे इफेक्ट डालेगी, तो इसलिए 1 महीने का पॉज लिया है। हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में इसका कोई डिसीजन आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं था। तो फिलहाल जब डिसीजन नहीं लिया तो उससे गोल्ड को एक सपोर्ट मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो इस वीक होने वाला है, इस वीक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? देखिए इस वीक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है नॉन फॉर्म पेरोल डेटा। अब नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो है वो क्या आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन फॉर्म पेरोल डेटा एक्सपेक्टेशन से बढ़िया नंबर में आया तो गोल्ड नीचे जा सकता है, वरना गोल्ड हो सकता है कि 2818 से वो 2830 भी जा सकता है, 2900 3000 तक भी जा सकता है। टेक्निकल आउटलुक के हिसाब से ऊपर के जो लेवल्स है वो 3000, सॉरी, हाँ, $3000 तक ओपन हो चुके हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये अभी सारी चीजें जो चल रही है, जितने भी घटनाक्रम है, उसको एक बार आपको देखना होगा। तो नियर टर्म टेक्निकल आउटलुक भी जो है ना वो एक तरीके से बुलिश बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से गोल्ड लगभग 2400 के बाद में अगर आप देखेंगे तो लगातार एक अपवर्ड मूवमेंट में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा ट्रम्प की जो एडवाइजर है उन्होंने भी कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी टॉक, मतलब जो टैरिफ लगने के बाद में उस वक्त कोई टॉक कनाडा या मेक्सिको उसके साथ में नहीं करी है। मतलब ट्रम्प और उसका एडमिनिस्ट्रेशन इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि ये जो टैरिफ है ये वापस लिए जाएं। नहीं, मतलब ये धमकी नहीं है, ये एक्चुअली में उसने टैरिफ लगा दिया है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक और चीज क्रिएट हो गई थी, जो चाइना का डीप सीक एआई मॉड्यूल है। अब वो मुझे तो आज तक समझ में नहीं पड़ा कि वो पूरी तरह से प्योरली अगर आप देखा जाए, ठीक है, पूरी तरह से, अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता है, पर पूरी तरह से जो डीप सीक वाला मामला था वो तो पूरी तरह से सेंटिमेंट के ऊपर था। आज भी मैं आपको गारंटी देता हूं, आप, मुझे नहीं पता आप में से कई लोग चाहे चैट जीपीटी यूज करते हैं या डीप सीक एआई आपने यूज करके देखा है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं या आपने किया हुआ है तो आप एक क्वेश्चन डाल के देखिए, दोनों में, डीप सीक एआई में भी डालिए और चैट जीपीटी में भी डालिए, और क्वेश्चन ये डाले कि इज अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप ये डाल के देखना और फिर बताना मुझे कि चैट जीपीटी आपको क्या आंसर दे रहा है और डीप सीक एआई आपको क्या आंसर दे रहा है। तो देखिए इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, डीप सीक एआई जो था वो पूरी तरीके से, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जितने पैसों में चैट जीपीटी बना था
उसके 10% में डीप सी एआई बन गया, वो एक अचीवमेंट है, दैट इज गुड। वो समझ में आती है कि हाँ, आपने 10% में बना दिया, बाकी कोई इतना बड़ा भी वो नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो हमारा मंगलयान का मिशन था 100 करोड़ में बन गया था। 100 करोड़ में वो पहुंच गया था मंगल। और 100 करोड़ की तो वो पिक्चर भी नहीं बनी थी जो जिसका एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि मार्केट में भले ही आप लॉजिक लगाने जाएं, कई बार लॉजिक नहीं लगता है। पब्लिक ने अगर ये तय कर लिया है कि मार्केट को सेंटीमेंट पे चलाना है, तो मार्केट सेंटीमेंट पे ही चलेगा। यूएस का शेयर मार्केट बहुत भयंकर टूटा था उस दिन। इंडिया का भी मार्केट बहुत टूटा था। आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड के जितने भी मार्केट थे सारे रेड कलर में थे। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे ही फेडरल रिजर्व का जो अनाउंसमेंट हुआ, वो अनचेंज हुआ। अनचेंज हुआने के बाद में क्या हुआ कि गोल्ड को एक और सपोर्ट मिल गया कि चलिए अब ये नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक लेवल और है। ठीक है। तो ये सारे लेवल्स आप देख रहे हैं गोल्ड में, ये बने रहेंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि गोल्ड फिलहाल, अगर आप उसको स्पेकुलेशन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो ना करें। क्योंकि गोल्ड अभी भी पूरी तरीके से मेरे हिसाब से तो वो स्पेकुलेटिव जितनी भी मूवमेंट है, वो अभी भी उसके 100% नहीं है। दिसंबर में जो नॉन फॉर्म पेरोल आया था वो 2,53,56,000 का बताया था। और रीडिंग जो आई थी दिसंबर में वो 1,50,000 आया था। अब जनवरी का क्या आता है वो देखने की बात है। तो डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट आता है, उस हिसाब से गोल्ड ये सारी चीजें बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो देखिए, अगर आप ओवर 4 की बात आप करते हैं, डे 1 का चार्ट आप लगाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये, सॉरी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 2592 से लेकर 2813 थी, ये लगातार मार्केट जो है वो एक चैनल में बढ़ रहा है, पॉजिटिव चैनल में, असेंडिंग चैनल में। तो चैनल में ये देख मार्केट चल रहा है पूरी तरीके से। अगर डेली चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो आरएसआई जो है वो 70 से थोड़ा नीचे है। मतलब ये है कि गोल्ड और ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है। और ज्यादा स्ट्रेच होने का मतलब अगर हम देखते हैं, देखिए नीचे जो लिखा है, तो 2830 2834 ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को टच नहीं करता और वहां से रिजेक्ट होता है तो फिर वापस से हम बोल सकते हैं कि 2810 2800 तक ये वापस जा सकता है। अपसाइड में देखिए पहला तो वही है 2815 है। उसके बाद है सीधा 2834, फिर 2900 आता है। उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो 2815, अगर वहां ऊपर गया तो फिर 2815 जो है वो एक सपोर्ट हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। और उसके नीचे जाओगे तो 2780 इसका रहेगा। उसके बाद तो फिर 2750 और 2720 और नीचे के जो लेवल्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, अभी जब तक ये सारी पोजीशंस एक तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 2-3 चीजें हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्लैरिटी। ठीक है। दूसरा, कि ट्रम्प अभी किस तरह की टैरिफ वॉर में आना वाले हैं। मतलब अभी बात हुई है केवल जो टैरिफ लगाए वो 3 कंट्री पे लगाए, लेकिन क्या और कंट्रीज पे भी लगेगा, वो शायद हो सकता है 1 वीक में पता लग जाएगा। अगर और कंट्रीज पे भी आ रहा है तो देखिए यूएस के अंदर भी वापस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि वापस से आप इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते हो। फिर आपको इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे आप? इसीलिए यही सारी चीजों के कारण गोल्ड जो है वो अभी पूरी तरीके से घोड़े पे सवार होके ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वो नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसीज में क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैंने आपको बताई है कि इस तरह की चीजों के अंदर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल मैटर जितने भी ये क्लैरिटी नहीं होती है तब तक कोई चीजें चलती नहीं है। इसलिए गोल्ड के बारे में मैं आपको पहले ही कह दूं कि 3-4 चीजें ध्यान रखें। पहला, कि मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो आप देखिए वो किस लेवल पे ओपन हो रहा है और मूवमेंट क्या दे रहा है दोपहर के 12 बजे तक पहले तो। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2800 के लेवल पर है, 2815 वो टच करके आ चुका है, 2817 टच करके आ चुका है। अप साइड में अगर हम देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 2814-15 ही होगा। अगर वो तोड़ता है तो फिर 2830 जाकर आ सकता है।
ठीक है, मंडे की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं तो उसके बाद अगर मान लो 2800 से ये ओपन होने के बाद नीचे ही जा रहा है, तो 2780 मेन पहला हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मार्केट रुक सकता है, मतलब सपोर्ट पॉइंट। तो इन दो चीजों को देखिए। अगर मान लीजिए 2815 ब्रेक होता है तो 2830, 2830 ब्रेक होता है तो फिर 2900 जा सकता है। और नीचे की बात हम करते हैं तो 2780 जो है अगर वहां तक जाता है और उसको भी ब्रेक करता है, फिर 2700 भी जाता है। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं एज अ टेक्निकल पॉइंट, इसको ध्यान रखें। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं अगर ट्रेड कर रहे हैं तो लीस्ट मतलब मिनिमम जो लॉट साइज है वही करें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको मेरी ट्रेनिंग्स में तो ये बताया है कि अगर कोई भी करेंसी या कोई भी कमोडिटी अपने हाईएस्ट या लोवेस्ट, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाईएस्ट या लोवेस्ट रेट पर है तो मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए उसमें। क्योंकि देखिए अगर हाईएस्ट पे है तो ऊपर के सारे लेवल ओपन हो जाते हैं, और अगर लोवेस्ट पे है तो नीचे के सारे लेवल ओपन हो जाते हैं। तो आपके पास में एनालिसिस, जो पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस करने का जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा रह जाता है। प्रेडिक्शन वहां पर आपकी 100% काम नहीं करती है, इसीलिए। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो एज पर फंडामेंटल भी देखते हैं तो अभी भी एक तरीके का, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिसी को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है। अगर पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए उसको। अब मुझे ये बताइए कि कल देखिए, कल टैक्स भी आया था। ठीक है, कल हमारी, सॉरी टैक्स क्या, कल इंडिया का बजट आया था। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के बजट आने पे आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, मुझे चैट बॉक्स में एक बार बताइए। सबसे अच्छा पॉइंट जो आपको बढ़िया लगा, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बजट आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो अपनी अलग बात है, पर सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा जो बजट में था? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। देखिए वही हम कल को बजट के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो समझने की जरूरत होती है हर किसी को। और अगर, मेरा ये मानना है कि अगर आपको मार्केट को समझना है तो पहले पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स के साथ साथ आपको इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों मिलकर किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पॉलिसीज बनाती है, और उन्हीं पॉलिसीज पे मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज जो कल हमारा यूनियन बजट आया था, उसका जो सबसे बढ़िया पॉइंट जो लगभग सबसे ज्यादा चर्चा करी। अब देखिए चर्चा, मैं आपको बोल दूं कितने लोगों को ये अच्छा लगा, उसमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो वो चीज में अगर हम देखें तो वो किसी को, कोई भरता है नहीं भरता है वो एक अलग मैटर है, पर चर्चा सभी लोग 12 लाख तक के टैक्स की कर रहे हैं कि अब आज की तारीख में अगर आप महीने 1 लाख की अर्निंग करते हैं तो अब आपका जीरो टैक्स बनेगा। और इसी की सबने चर्चा करी, सबने उम्मीद यही करी थी कि 10 लाख हो जाए, क्योंकि देखिए पहले ये 8 लाख तक का था। तो जब एक्सपर्ट लोग बिठा रखे थे सबने कहा था कि 10 लाख हो सकता है, लेकिन निर्मला सीतारमन ने अचानक से एक बड़ा बम फोड़ा और 8 से सीधा 12 कर दिया, जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था तब मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और क्लियर बोला था कि देश की जो मिडिल क्लास वर्ग है उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहे। तो ये एक्चुअली उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ये कुछ तो होने वाला है। मोदी जी की आदत है वो ऐसे कुछ हिंट देते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, देखिए कैसे ये चीजें चल रही है। 0 से 4 लाख तक, यानी जो भी नई स्कीम है उस हिसाब से बता रहा हूँ। 0 से 4 लाख पर नील था, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, और 12 से 16 पर परसेंट। तो यानी 12 लाख तक का आपका जो ये टोटल टैक्स आता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको एग्जम्प्ट हो जाता है। तो आज की तारीख में आपको किसी भी तरह का, अगर आप एनुअली 12,60,000 तक भी, 75,000 तक भी अगर कमा रहे हैं तो उस पे जीरो टैक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पर जो मेन डेटा है वो आपको देखने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं, देखिए फिर मैंने पहले भी ये चीज बोली थी पहले ही पुराने सेशंस में, और अभी देखता हूँ, देखिए मोर इंडियन फिलिंग टैक्स रिटर्न बट ओनली 1 और 2% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली पेज इनकम टैक्स, शो गवर्नमेंट डेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि
आईटीआर कितने लोग भरते हैं? तो देखिए आईटीआर तो लगभग 6 से 8% लोग भर देते हैं, और एक्चुअली उसमें जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 1 से 2%। ठीक है, अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि 1 से 2% की अगर हम बात करते हैं तो वो मुश्किल से कितने होते हैं, आप अगर खुद निकाल के देखें तो मेरे ख्याल से काफी कम होता है। देखिए काफी कम, छोटा डेटा है, मतलब इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री के लिए सबसे छोटा डेटा है। लेकिन यहाँ पे बी स्पेसिफिक, मैं यहाँ पर एज अ कंटेंडर बात नहीं कर रहा हूँ, पर एज अगर इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, जो ये लाइन पे जहां पे मेरा कर्सर है उसमें क्लियर लिखा है कि गवर्नमेंट इज सेट टू लूज रेवेन्यू अबाउट 1 लाख करोड़। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 12.70 लाख पर एनम विल पे नील टैक्स ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। कि अगर आपने ये 75,000 का जो जॉब वाले हैं या जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको ये डिडक्शन मिलता है, अगर आप वो ये ले लेते हो तो 75,000 आपके खत्म हो जाते हैं, मतलब आपको नहीं पे करना है कोई टैक्स। लेकिन इन सब चीजों के कारण गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ जो टैक्स आता था वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एग्जम कर दिया गया है। तो देखिए अल्टीमेटली मेरा एक ही बात का कहना है, और वो ये है कि कान आप सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, अगर आप कान को खींचोगे तो दर्द तो आप ही को होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई छूट हमको दी है तो उसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी और चीज में गवर्नमेंट उस चीज को पूरा करती है। फिर वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी है और उसका गवर्नेंस कैसा है। अगर गवर्नेंस अच्छा है तो वो उसके पास में दूसरे तरीके हैं, वहां से वो मैनेज करती है। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं यहाँ पे कि देखिए गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो पता है क्या है? मैंने आपको बताया था बजट डेफिसिट, मैंने पुराने सेशंस में आपको ये बताया है। बजट डेफिसिट क्या होता है? देखिए बजट डेफिसिट ये होता है कि आपके पास अर्निंग जितनी है और आप खर्चा जितना कर रहे हो, दोनों के बीच का जो अगर आप देखते हैं ना तो वो डेफिसिट होता है आपका। अब यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो ये है 34.96 लाख करोड़, मतलब अप्रोक्स हम 35 लाख करोड़ मान लें। ठीक है, और खर्चा कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपीस। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास लगभग 15 लाख करोड़ रुपया जो है वो हमारा डेफिसिट होता है। ठीक है, अब ये डेफिसिट कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही होता है। अब ये खर्चा मान लीजिए सरकार ने किया है, सॉरी 50.65 लाख का खर्चा किया है, पैसा आया कितना है? 35 लाख। तो ये 50 लाख कहाँ से किया होगा? तो सरकार ने ऑब्वियसली कहीं से पैसा लिया होगा। गवर्नमेंट ने अर्निंग मतलब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बॉन्ड इशू किए, या आईएमएफ से लोन लिया, या किसी और बैंक से लोन लिया, मतलब कुछ तो लोन लिया तभी जाकर ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप देखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि बजट जो है वो 50 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। ठीक है, पहली बार इंडिया के इतिहास में। तो अगर आप ये देखें कि डायरेक्ट टैक्स से कितना मिल रहा है? 39%, जीएसटी से 18%, एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम ड्यूटी से 4%, ये सारा देखिए आप वहां पे मिल रहा है। और अदर लाइबिलिटीज से कितना? 24%। मैं आपको बताता हूँ कि रुपया आता कहाँ से, रुपया जाता कहाँ पे है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट की क्या अर्निंग है? देखिए सबसे पहली चीज इनकम टैक्स से कितना आ रहा है? 22%। ठीक है, जो पूरे दुनिया में, सॉरी पूरे इंडिया में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं उसमें से एटलीस्ट 2% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, उसका कितना है? 22%। आप देखिए कि केवल 2% लोग मिलकर गवर्नमेंट की 22% अर्निंग में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि कितना बड़ा अमाउंट होगा आप सोचिए। दूसरी बात, अगर यूनियन एक्साइज ड्यूटी देखे तो 5% है, जीएसटी 18%, कॉरपोरेट ये है, कॉरपोरेशन टैक्स ये है। कॉरपोरेशन मतलब ये जो कॉरपोरेट टैक्स होता है जो रिलायंस पे लगता है, टीसीएस पे लगता है, अडानी पे लगता है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने ये जो 1 लाख करोड़ रुपया अगर मान के चलिए आपके वहां पे डाल दिया है, मतलब छोड़ दिया है, वो उसका एग्जम्पशन दे दिया है, तो उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि एज ए इकोनॉमिस्ट मैं ये मानता हूं कि इकोनॉमी में पैसा जब वापस आएगा तो ही वो काम होगा। अब इसका एक उपाय तो ये है कि जिन लोगों को छूट मिली है वो या तो अपना जो पैसा बच रहा है तो कुछ प्लान करेंगे, प्लान करेंगे मतलब कि या तो वो कोई लैंड खरीदेंगे, या कोई गाड़ी खरीद लेंगे, या फिर कोई मंथली एसआईपी शुरू करेंगे, या फिर अर्निंग को और ज्यादा अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट और वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। कुल मिला के पैसा जो है वो वापस से मार्केट में
आएगा, किसी न किसी फॉर्म में वापस आएगा। तो पहला तो वो हो गया। और दूसरा ये है कि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, और कॉरपोरेशन टैक्स होता है 17%, इनकम टैक्स होता है 22%। एक ये भी चीज होना चाहिए कि अगर आप वाकई अगर मिडिल क्लास को सपोर्ट करना चाहते हो तो कॉरपोरेट्स को भी कहीं ना कहीं सैलरीज जो है अपने एम्प्लॉयज की बढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट्स को अगर आप देखिए प्रॉफिट कितना होता है, तो टोटल उनकी वैल्यूएशन के बराबर का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा अपने एम्प्लॉयज में नहीं बांटते। उसका नुकसान किसको है? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को तो है ही, और ले देकर कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट रूप में कम कंट्रीज को भी आता है। और ये देखिए मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि 22% इनकम टैक्स से आ रहा है, और 24% कहाँ से आ रहा है? बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी। मतलब हम कहीं ना कहीं से पैसा उठा रही है गवर्नमेंट, तभी जाके वो खर्चा कर पाएगी। अगर वो पैसा नहीं उठाएगी तो अपने बजट के जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये जहां जहां से पैसा आ रहा है, ये वो चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा जाता कहाँ है। पैसा आया और पैसा गया कहाँ? देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चीज कहाँ गया? 20% अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पे 24% जो पैसा उठाया है वो फ्री में तो मिला नहीं है, उसके लिए आप कुछ तो इंटरेस्ट पे कर ही रहे हो। तो वो इंटरेस्ट पे में ही 20% चला जाता है, जो अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट है। अब बाकी का जो 22% है वो स्टेट को दिया जाता है, मतलब जो स्टेट के जो शेयर हैं जो टैक्सेस से आए हैं वो स्टेट को बांटा जाता है। लेकिन ये जो खर्चा है ना, ये सबसे खराब है। ये सबसे खराब है क्यों? क्योंकि देखिए आप पैसा जितना उठाओगे आपको बोरोइंग तो वापस देना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट को कमजोर करती है। आने वाले टाइम में किस तरीके से क्या होता है आप देखिए कि हमें अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो डिफेंस के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं? ओनली 8%। टोटल जीडीपी का 8% कितना होता है? कोई बहुत ज्यादा अमाउंट है? नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर हमारे पास में ये सारे विमान नहीं है, हमारे पास में वो चीज नहीं है, तो कहाँ से होगी? क्योंकि 8% है ऑटोमेटिक, अगर देखा जाए तो कम होता है। ठीक है। अब डिफेंस बजट जो है वो आप देखेंगे तो, क्योंकि देखिए बजट में जो मेन चीजें होती है ना, सबसे पहला होता है आपका इनकम टैक्स जो हर कोई देखता है। दूसरा होता है रेलवे का बजट जिस पे लोगों की ज्यादा ध्यान होती है। और तीसरा रेलवे के अलावा डिफेंस में कितना मिला वो देखा जाता है। तो डिफेंस यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टोटल जो अलोकेशन है वो 6.81 लाख करोड़ का अलोकेशन किया है। और पिछले साल से 9% उसको इंक्रीज किया है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि हमें किसी से compete करना है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रेवेन्यू आप देख सकते हैं। ठीक है। डिफेंस का जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है। डिफेंस का पेंशन देखिए आप, एक ये 160, ये इतना बड़ा अमाउंट तो केवल पेंशन में जा रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, मतलब आप वाकई कोई सामान परचेज करना चाहते हो या डिफेंस की कुछ आइटम्स को परचेज करना चाहते हो अपनी सेनाओं के लिए, तो वो बजट कितना रहता है? देखिए कितना कम हो जाता है। तो इसीलिए डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है आज की तारीख में। उस पे हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर फिस्कल डेफिसिट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया था, बजट डेफिसिट बोल दो, फिस्कल डेफिसिट बोल दो। ठीक है। वो आप देखें तो गवर्नमेंट ने काफी लोअर सेट किया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट 4.8% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़िया है, मतलब कम किया है। और ये डेफिसिट जितना ज्यादा होता है ना, उतना हमारी इंडिया के अंदर कोई बाहर की कंपनी निवेश नहीं करती। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जब आप किसी कंपनी को, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप किसी एंटरप्राइज को अगर आप अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, तो वो आकर देखता क्या है? वो ये देखता है कि इस गवर्नमेंट की बैलेंस शीट कितनी बढ़िया है। अगर गवर्नमेंट की बैलेंस शीट ही घटिया है, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि इनके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, कम, और ये खर्च ज्यादा कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल वो कंट्री कहाँ जाएगी? वो कंट्री जाएगी आईएमएफ। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, या किसी न किसी कंट्री से उधार मांगेगी। जैसे पाकिस्तान, जैसे श्रीलंका, जैसे बांग्लादेश। अब इन तीनों कंट्रीज की आप इकोनॉमी को देख लो, आप कभी भी स्टेबल नहीं रही है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपकी खर्चा, यानी मैं तो आपको एक सिंपल बात बोलूंगा कि आपके घर में अगर आपके जितने भी कमाने वाले लोग हैं, मान लो महीने का 5 लाख आपके घर में आप कमा के लेके आ रहे हो, और खर्चा 8 लाख है, तो आप कितने टाइम तक सरवाइव कर पाओगे बताइए?
नहीं कर पाओगे ना। सेम चीज ये यहाँ पे आती है, फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना उस कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे पैसा दिया है, तो देखिए रूरल डेवलपमेंट में दिया हुआ है, एजुकेशन में 1,28,650 करोड़, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर एजुकेशन में हमें और ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। हेल्थ केयर में 98,311, अर्बन डेवलपमेंट में 96,000, और ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका 5 लाख, 5.5 लाख करोड़ मान लो आप उसको। अब देखिए वो 1 लाख करोड़ जो इनकम टैक्स में इन्होंने छूट दी वो कितना बड़ा है, आप देखो। हेल्थ केयर पूरा इंडस्ट्री उसके अंदर आ जाता है, अर्बन डेवलपमेंट पूरे साल का बजट उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ जो छोड़ा है ना सरकार ने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि अगर ये दिया है, इसको वापस से मार्केट में लाना और सरकार को वो लिक्विडिटी बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए सारी चीजें चलती है। इसके अलावा अगर आप देखिए पीएम किसानों को जो पैसा जाता है डायरेक्टली वो है, फिर नरेगा स्कीम में जाता है वो है, पीएम आवास योजना में जो पैसा जाता है वो है। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो स्टेट को जो भी दिया है वो सारा यहाँ पैसा लिखा हुआ है। ये सारी जो चीजें मैं जो डेटा ला रहा हूँ वो सीधा गवर्नमेंट का जो वेबसाइट पे डेटा है वो ये सारा किस तरह से सारा चीजें चलता है। तो देखिए बजट ऐसा नहीं है कि आप एक रात में समझ जाओगे। आप आज से समझना शुरू करोगे तो जाके आप आगे जाके धीरे धीरे समझ पाओगे। लेकिन ये सब चीजों को समझने से क्या होता है कि आप इकोनॉमी को उतना अच्छे से समझ पाते हो। फिर प्रिडिक्शन करना हो, फिर आगे मार्केट को समझना हो। फिर मैं कह रहा हूँ लोग अभी भी ये जानते हैं कि सर बजट का मार्केट से क्या लेना देना। देखिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे सालों से जुड़े हो, आपको पता होगा कि ये सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधा मार्केट को इफेक्ट डालती है। तो ये इंपॉर्टेंट बजट होता है। आप देखिए कि इंडिया का आरएनडी और चाइना का आरएनडी का बजट देखिए। चाइना का आरएनडी बजट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है वो $496 बिलियन है। और वही इंडिया का जो आरएनडी बजट है वो ओनली $17.2 बिलियन है। अब बताइए चाइना में डीप सीक जैसी एआई बनती है, इंडिया में नहीं बनती, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आरएनडी। हम आरएनडी में खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन हम ये आरएनडी को बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हीरो प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा जो कि पूरी दुनिया पे हम फर्स्ट होंगे। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट अचानक से बढ़े, तो आपको एक हीरो प्रोडक्ट की जरूरत है जो आप ही के पास हो, किसी और कंट्री के पास में नहीं हो। तो उसके लिए आरएनडी बहुत जरूरी होता है, जो कि इंडिया में अभी उतना आगे आया नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 100 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक का लक्ष्य रख दिया है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले, मतलब आज से करीबन शायद 10 साल पुरानी बात है, 2014 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने कंसंट्रेट किया था सोलर पैनल ऊर्जा पे। और जो लक्ष्य उन्होंने उस टाइम पे निर्धारित किया था 2025 के लिए, उस लक्ष्य को उन्होंने 2021 में ही पूरा कर लिया। तो जितना ज्यादा इंडिया एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा उसके पास एनर्जी के मामले में, वो बहुत ही बढ़िया होता है। और सबसे क्लीन और सबसे सस्ती एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को भी कहा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह से सस्ती पड़ती है। तो वो अगर ये चीज होती है तो आने वाले टाइम में इंडिया में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। ट्रम्प के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद में गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद में इंडियन बजट जो आया कल उसके बारे में बताया। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं मुझे, कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन। ठीक है। और बाकी जो भी आपके सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।